मेरा नाम पायल है। मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी। मेरे पास एक बेटी थी जिसका नाम रिंकी था। मेरी बेटी बहुत प्यारी और मासूम थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी अपने पति के साथ बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी शादी एक अरेंज मैरिज थी जो मेरे माता पिता ने बहुत धूमधाम से करवाई थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत सारा दान दहेज भी दिया था। शादी के बाद मैं अपने पति के साथ भोपाल चली गई थी क्योंकि उनकी नौकरी वहीं थी। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनकी नौकरी अच्छी थी और वह एक कंपनी में मैनेजर का काम करते थे। मेरे ससुराल वाले सभी लोग जयपुर में रहते थे। मैं एक हाउसवाइफ थी। शादी के 3 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। इस खबर से मेरे पति बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरी प्रेगनेंसी के दिनों में मेरा पहले से भी ज्यादा ध्यान रखा। खासकर मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखते थे और मुझसे घर का ज्यादा काम भी नहीं करने देते थे। वह मुझसे कहते, तुम आराम करो। सुबह जल्दी उठकर वह घर का थोड़ा बहुत काम कर देते थे और ऑफिस से लौटने के बाद रात को बाकी काम निपटा देते थे। मैं अपने पति से बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी उनके साथ बहुत अच्छी चल रही थी। फिर मैंने एक बेटी को जन्म दिया। हमने उसका नाम बड़े प्यार से रिंकी रखा। रिंकी को देखकर हम दोनों माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वह हमारी जिंदगी का असली मकसद थी। हम दोनों उसी को देखकर जीते थे। उसकी छोटी छोटी किलकारियां हमें खुश कर देती थीं। जब वह खिलखिलाकर हंसती थी तो लगता था जैसे हमारे घर में खुशियों की बरसात हो गई हो, और जब वह रोती थी तो उसकी रोने की आवाज से पूरा घर गूंज उठता था। हम दोनों पति पत्नी उसकी छोटी सी तकलीफ पर भी परेशान हो जाते थे। मेरी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार मेरे पति करते थे। उन्होंने कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। मेरी बेटी उनके सामने 6 महीने की हो गई थी। हम उसकी परवरिश बहुत अच्छे से कर रहे थे। मेरे पति हर 2-3 दिन में अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ लाते थे। कभी नए कपड़े, कभी जूते तो कभी खिलौने। हमारे इस छोटे से परिवार में बहुत खुशियां थीं। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब न जाने किसकी नज़र हमारी खुशियों को लग गई। हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। एक एक करके मुसीबतों ने हमारे घर में कदम रखा। वक्त और हालात को ठीक होने में कई साल लग गए। मुझे नहीं पता था कि मेरी यह खुशहाल जिंदगी बस कुछ ही सालों की थी। जैसे ही मेरी बेटी 6 महीने की हुई, मेरे पति को अचानक हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ थे। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। शायद किसी की बुरी नज़र हमारे परिवार को लग गई थी। एक ऐसी नज़र जिसने मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। मेरी बेटी के सिर से पिता का साया छिन गया और मैं विधवा बन गई। अपने पति की मौत पर मैं बहुत रोई। मेरी बेटी, जो अभी मासूम थी, उसे यह भी नहीं पता था कि उसके पिता इस दुनिया से जा चुके हैं। उसे दिन रात अपने पिता के साथ खेलने की आदत थी। उनकी गोद की आदत थी। उनकी आवाज़ की आदत थी। मैं सोचती थी कि अपने पति के बिना इस बच्ची की परवरिश मैं कैसे करूंगी। मेरे लिए यह जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। पति के जाने के बाद उनके क्रियाकर्म के लिए ससुराल वाले आए थे, लेकिन उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। अपने बेटे की मौत के बाद उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। मुझे और मेरी बेटी को अपने साथ ले जाना तो दूर, कोई सहारा तक नहीं दिया। मेरे मायके में भी मेरा कोई नहीं था। मेरे भैया भाभी थे, लेकिन मैं उनके पास नहीं जाना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी की जिंदगी में दखल नहीं दूंगी, किसी को अपनी वजह से परेशान नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी के साथ अकेले रह सकती हूँ, उसकी परवरिश भी अकेले कर सकती हूँ। यह कहना आसान था, लेकिन करना बहुत मुश्किल। मुझे नहीं पता था कि मैं अकेले अपनी बेटी को कैसे पालूंगी। मेरे सारे रिश्तेदार मुझे अकेला छोड़कर चले गए। किसी ने 1 रुपया भी मदद नहीं की। पति के क्रियाकर्म के बाद सब लोग मेरे घर से ऐसे गए जैसे किसी ने पलटकर मुझे या मेरी बेटी को दोबारा नहीं देखा। ऐसी हालत में मैं अपने रिश्तेदारों से क्या उम्मीद रख सकती थी। मेरे पति की मां को अच्छे से पता था कि उनका बेटा अपनी बेटी से कितना प्यार करता था। फिर भी उन्होंने मुझे अपने घर में जगह नहीं दी। कम से कम मेरी बेटी के लिए तो मुझे अपने साथ ले जा सकती थीं। लेकिन कहते हैं ना कि इस दुनिया में कोई आपका नहीं होता। आपको अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। मेरे पास अपने पति का यह घर था। बस यही मेरा सहारा था। सबके जाने के बाद मैं अकेली रह गई थी।
लेकिन मेरी बेटी मेरे साथ थी। वह मेरा साथ देती थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से पाला। हर वक्त, हर दिन मुझे अपने पति की याद सताती थी। मैं सोचती थी कि अब क्या करूं? जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? मेरे पति के जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास थे, उनसे मैं कब तक गुजारा कर सकती थी? लगभग 6 महीने तो उनके पैसों और घर में रखे राशन से गुजर गए। लेकिन इस महंगाई के ज़माने में मैं कब तक ऐसा कर सकती थी? मुझे कुछ न कुछ करना था। मेरी बेटी अभी सिर्फ 1.5 साल की थी। इतनी छोटी बच्ची को साथ लेकर मैं नौकरी कैसे कर सकती थी? फिर भी मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। अपनी बेटी के लिए और अपनी जिंदगी के लिए। मुझे उसका बहुत ख्याल रखना था। वह मेरे पति की आखिरी निशानी थी। मेरी बेटी मेरी परछाई थी। जब मेरा जन्म हुआ था, तब से मेरी कलाई पर एक काला तिल था। ऐसा ही एक तिल मेरी बेटी की कलाई पर भी था। इससे साफ पता चलता था कि रिंकी मेरी बेटी है। मैं मन ही मन खुश होती थी। मैंने आसपास के लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। मैं घर के सारे काम बहुत तेजी से करती थी। अपनी बेटी को साथ ले जाती थी और जिसके घर में जो काम होता, उसे जल्दी जल्दी कर देती थी। लोग मुझे काम के हिसाब से पैसे देते थे। इस तरह मैंने कई घरों में काम शुरू कर दिया। वहां साफ सफाई का काम करती थी। हर घर की टाइमिंग अलग अलग थी। मुझे पैसे के साथ साथ बचा हुआ खाना भी मिल जाता था। कुछ लोग मुझ पर और मेरी बेटी पर तरस खाकर हमें अपने पुराने कपड़े भी दे देते थे। मैं अपनी किस्मत पर बहुत रोती थी। सोचती थी कि अपने पति के होते हुए मैं कितनी आराम की जिंदगी जी रही थी। मेरी बेटी की छोटी सी मुस्कान पर मेरे पति खुश हो जाते थे और उसके लिए ढेर सारा सामान लाते थे। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया था कि हमें लोगों से मांगकर खाना पड़ रहा था। अपनी बेटी को दूसरों के बच्चों के पुराने कपड़े पहनाने पड़ रहे थे। वह समय बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे गुजर गया। वक्त बीतता गया और मेरी बेटी बड़ी होने लगी। उसे देखकर लोग उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह बहुत प्यारी थी। मेरी बेटी रिंकी बहुत सब्र वाली थी। जब मैं काम करती थी, वह चुपचाप एक तरफ बैठी रहती थी। धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी हो रही थी। मैंने सोचा कि अब उसे स्कूल में दाखिला दिलाना चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। स्कूल का दाखिला बहुत महंगा था। महीने की फीस तो कम होती थी, लेकिन दाखिले के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। मैंने सोच लिया कि मैं दिन रात नौकरानी का काम करूंगी और अपनी बेटी के लिए पैसे जोड़ूंगी। मुझे उसे अच्छी पढ़ाई देनी थी। मैं उसे कामयाब बनाना चाहती थी। लेकिन दाखिले के पैसे कहाँ से लाऊं? मैं यही सोच रही थी। तभी मेरी नज़र मेरे हाथ की उस छोटी सी अंगूठी पर पड़ी, जो मेरे पति ने मुझे हमारी शादी की पहली सालगिरह पर दी थी। मैं उनकी दी हुई कोई भी चीज़ बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन रिंकी भी तो उनकी निशानी थी। उसके लिए मुझे वह अंगूठी बेचनी पड़ी। मैंने अंगूठी बेच दी और अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला करवा दिया। वह अभी बहुत छोटी थी, लगभग 3.5 साल की थी। उसका दाखिला एक प्ले स्कूल में हुआ था। मैं छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाते देखती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। अब मेरी बेटी भी स्कूल जाने लगी थी। इससे मुझे दोगुनी खुशी हुई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं यही सोच रही थी कि अगर आज इसके पापा जिंदा होते तो इसे देखकर कितना खुश होते। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने पति के किसी भी सपने को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। जितना मुझसे बन पड़ेगा, मैं अपनी बेटी के लिए करूंगी। जब मेरे पति जिंदा थे तो हम दोनों अकेले में बैठकर अपनी बेटी के भविष्य के बारे में बातें करते थे। मुझे सब कुछ अच्छे से याद था कि मेरे पति अपनी बेटी के लिए क्या क्या कहते थे। रिंकी मेरे दिल का सुकून थी, मेरे अकेलेपन की साथी थी और मेरे पति की आखिरी निशानी थी। मैं उसे बहुत संभाल कर अपनी जिंदगी में रखे हुए थी। मेरी बेटी में मेरी जान बसती थी। मैं खुद उसे सुबह स्कूल छोड़ने जाती थी और दोपहर को लेने भी जाती थी। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसकी स्कूल टीचर भी उसकी तारीफ करती थी। अभी वह छोटी थी और प्री नर्सरी में उसका दाखिला हुआ था, इसलिए अभी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं थी। मैं बड़ी मेहनत और लगन से अपनी बेटी को स्कूल भेज रही थी। हर महीने उसकी फीस जमा करती थी। सारा दिन लोगों के घरों में नौकरानी की तरह काम करती थी और रात को अपनी बेटी को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। वह अपने नन्हे नन्हे कदमों से मेरे घर में इधर उधर खेलती रहती थी। मेरी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन अपनी बेटी को देखकर और उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर मैं सारी परेशानियां भूल जाती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। वह सोमवार का दिन था। उस दिन सुबह मेरी बेटी अपने बिस्तर से नहीं उठ रही थी।
वह कह रही थी, मम्मी आज मुझे स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा, बेटा अभी तो संडे की छुट्टी हुई थी ना, तुम्हारी सारी सहेलियां स्कूल में तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। तुम नहीं जाओगी तो वे तुम्हें याद करेंगी। मैंने अपनी बेटी को मनाया, उसे बहलाया फुसलाया ताकि वह खुशी खुशी स्कूल चली जाए। पता नहीं क्यों उस दिन सुबह से ही मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरा मन भी कह रहा था कि रिंकी को स्कूल न भेजूं, लेकिन फिर सोचा कि अगर रिंकी की स्कूल की छुट्टी करवाऊंगी तो मुझे भी काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी। जिस दिन मेरी बेटी स्कूल नहीं जाती थी उस दिन मैं कहीं नहीं जाती थी, सारा दिन उसके साथ रहती थी। अब मैं उसे अपने साथ काम पर ले जाना छोड़ चुकी थी। वह इतनी बड़ी हो गई थी कि हमारी नई पड़ोसन उसकी देखभाल कर लेती थी। स्कूल से आने के बाद मेरी बेटी शाम तक उनके घर उनकी बेटी के साथ खेलती रहती थी। जब तक मैं अपने काम से फ्री हो जाती तब मेरी बेटी मेरे साथ घर आती थी। नई पड़ोसन बहुत अच्छी थी। उनकी बेटी से मेरी बेटी की दोस्ती हो गई थी। वे दोनों ज्यादातर साथ ही खेलती थीं। इस बात से मुझे बहुत राहत मिली थी कि नई पड़ोसन हर तरह से मेरी बेटी का ख्याल रखती थी। मैं रिंकी को स्कूल छोड़कर आई और फिर अपने रोज के काम पर निकल गई। लेकिन उस दिन जिस घर में मैं काम करने गई थी वहां मेहमान आए हुए थे। काम बहुत ज्यादा था। 12 बज चुके थे। मुझे अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाना था। मुझे उसकी चिंता हो रही थी। जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ मैं फौरन उसे लेने के लिए निकल पड़ी। मैं 10 मिनट लेट हो गई थी। रिंकी के स्कूल की छुट्टी हुए 10 मिनट बीत चुके थे। वैसे भी मैं 5-10 मिनट लेट हो ही जाती थी। स्कूल में नियम था कि जब तक माँ या पिता में से कोई बच्चे को लेने नहीं आता तब तक स्कूल की नौकरानियां बच्चों को गेट से बाहर नहीं जाने देती थीं। इस बात से मैं निश्चिंत रहती थी कि मेरी बेटी स्कूल में ही होगी, इसलिए अगर मैं कभी 5-10 मिनट लेट भी हो जाती थी तो मुझे ज्यादा फिक्र नहीं होती थी। लेकिन उस दिन सुबह से ही मेरा मन बहुत बेचैन था। एक अजीब सी घबराहट मेरे दिल में चल रही थी। जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने गई तो काफी देर तक गेट पर खड़ी रही। पर थे मुझे हैरानी हुई कि अभी तक वह बाहर क्यों नहीं आई। मैंने सोचा कि स्कूल के अंदर जाकर देखना चाहिए। जब मैं अंदर गई तो देखा कि जिन बच्चों के माता पिता अभी तक नहीं आए थे वे वहीं बैठे थे या कुछ बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। मैंने सोचा कि रिंकी भी इन बच्चों के बीच होगी, लेकिन वह मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैंने स्कूल के गेट पर मौजूद नौकरानियों से रिंकी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, आपकी बेटी यहीं कहीं होगी, लेकिन वह स्कूल के अंदर नहीं थी। मैंने बाहर निकलकर भी देखा, वहां भी नहीं थी। अपनी बेटी को न पाकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। वह कहाँ चली गई? मैं पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढने लगी। मैंने स्कूल के स्टाफ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मुझे 5-10 मिनट लेट क्या हो गया? आप लोगों ने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा? वहां मौजूद स्टाफ चुपचाप मेरी बातें सुन रहा था। उन्होंने कहा, आपकी बेटी स्कूल से कहाँ जाएगी? हम तो बड़ी सावधानी से बच्चों को यहाँ से भेजते हैं, खासकर छोटे बच्चों का तो सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। मैंने कहा, तो फिर मेरी बेटी कहाँ गई? वह स्कूल तो आई थी, मैं स्कूल के टाइम पर उसे लेने आई हूं, फिर वह कहाँ है? मैं जोर जोर से रोने लगी। वहां मौजूद लोग मेरा तमाशा देख रहे थे। मेरे साथ कोई नहीं था जो मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करता। फिर भी मैंने काफी देर तक अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढा। पूरे स्कूल में उसे तलाश किया गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अब मेरे पास पुलिस के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरी बेटी के गायब हुए 6 घंटे बीत गए थे। मैंने पुलिस को बताया कि सुबह मैं खुद उसे स्कूल छोड़कर आई थी, लेकिन जब मैं छुट्टी के समय उसे लेने गई तो वह वहां नहीं थी। उसकी क्लास के बच्चों ने बताया कि वह उनके साथ क्लास में थी, लेकिन छुट्टी के बाद वह कहाँ गई किसी को नहीं पता। स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि वह स्कूल से बाहर निकल गई थी, लेकिन उसके बाद वह कहाँ गई इसका कोई पता नहीं चल रहा था। पुलिस उसे ढूंढ रही थी। मेरी मासूम बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं पागल हो गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं बस भगवान से दुआ कर रही थी कि कहीं से भी मेरी बेटी वापस आ जाए। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। पता नहीं वह खुद कहीं चली गई थी या किसी ने उसे अगवा कर लिया था। भगवान जाने मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा था। मैं ऊपर वाले से बस यही मांग रही थी कि मेरी रिंकी की रक्षा करे। इसी तरह रोते धोते 3 दिन बीत गए, लेकिन मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला। पुलिस वाले कहने लगे, हमने आपकी बेटी को हर जगह ढूंढ लिया, अभी तक हमें उसका कोई सुराग नहीं मिला।
जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको तुरंत खबर करेंगे। मेरा दिल टूट चुका था। मैं अपनी बेटी को दिन रात याद कर रही थी। उसकी फिक्र में सब कुछ भूल गई थी। वह मेरे अकेलेपन की इकलौती साथी थी। मैं ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बेटी जल्द से जल्द मेरे पास लौट आए। अगर वह मुझे नहीं मिली तो मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी। उनके जाने के बाद मैं उनकी बेटी की रक्षा नहीं कर सकी। शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। लाख कोशिशों के बाद भी मेरी बेटी मुझे नहीं मिली। इसी तरह कई दिन बीत गए। अब मुझे न तो अपने खाने पीने का होश रहता था, न यह पता था कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं अपने घर के कोने में भूखी प्यासी पड़ी रहती थी। मेरी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती थीं कि कब मेरी बेटी आएगी और मैं उसे अपने सीने से लगा लूंगी। मेरी आंखें रिंकी को देखने के लिए तरस रही थीं। आजकल पड़ोस के लोग मुझ पर तरस खाते थे। वे मुझे जबरदस्ती खाना खिलाते थे, मुझे समझाते थे, तुम्हारी बेटी एक दिन जरूर वापस आएगी। लेकिन वह दिन कब आएगा? मैं हर किसी से यही सवाल करती थी। वक्त और हालात ने मुझे उम्र से ज्यादा बूढ़ा कर दिया था। मैं बीमार और कमजोर हो गई थी। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। अपनी बेटी के आने की उम्मीद में कई साल बीत गए। मैं अपनी मौत की दुआ मांगती थी, लेकिन मौत भी अभी नहीं आ रही थी। मैं उस दिन के लिए तड़प रही थी जिस दिन मेरी बेटी मुझे मिलेगी। लेकिन अब तो मुझे लगता था कि न जाने वह कहाँ चली गई। इतना समय बीत चुका था कि अब वह जिंदा भी होगी या नहीं, यह सोचकर मेरा दिल कांप जाता था। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। मैं एक जिंदा लाश बनकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एक औरत के लिए अकेलेपन का दुख क्या होता है, यह वही समझ सकती है। पहले मेरे पति मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए। जैसे तैसे मैं अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी, लेकिन वह भी न जाने कहाँ चली गई। मैं उसकी याद में उसके खिलौने, कपड़े और सामान को देख देख कर रोती रहती थी। उसके खिलौनों को अपने सीने से लगाकर रखती थी। उसके कपड़े और छोटे मोटे सामान को मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। इन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी हो। लोग मुझे समझाते थे, तुम कब तक इस तरह जिंदगी गुजारोगी? अपनी बेटी को भूल जाओ। वह जहां भी होगी, ऊपर वाला उसकी रक्षा कर रहा होगा। अब तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगी तो कैसे चलेगा? लेकिन मैं बस यही सोचकर रोती थी कि कहीं मेरी रिंकी किसी मुसीबत में तो नहीं है, कहीं फंसी हुई तो नहीं। वह मासूम थी, छोटी थी। उसे अभी ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। मैं कई बार उसके स्कूल गई, ये सोचकर कि जिस तरह वह स्कूल से निकली थी उसी तरह शायद वापस आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे तुरंत अपने घर ले आऊंगी। लेकिन स्कूल जाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं रोज पुलिस के पास भी जाती थी। पुलिस वाले हर बार यही कहकर मुझे लौटा देते थे, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन मेरी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। अब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि रिंकी मुझे कभी मिलेगी। मैं सारा दिन अपने घर में अकेली रहती थी, अपनी बेटी के कपड़ों और खिलौनों से बातें करती थी। मुझे लगता था जैसे रिंकी मेरे पास ही है, घर में मौजूद है। रात को जब मैं सोती थी तो मुझे उसकी आवाज़ें सुनाई देती थीं। लेकिन यह सब कब तक चल सकता था? अब अकेलापन मुझे काटने लगा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि पहले की तरह फिर से लोगों के घरों में काम शुरू करूंगी। इससे मेरा दिन तो जैसे तैसे गुजर जाएगा और मुझे अकेलापन इतना नहीं सताएगा। पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी बाकी है, लेकिन जितनी भी है उसे मैं इस तरह बर्बाद नहीं करूंगी। यही सोचकर मैंने कई सालों तक फिर से लोगों के घरों में काम किया। लेकिन हर दिन मेरे दिल में अपनी बेटी की याद वैसे ही बसी रहती थी। इसी तरह लगभग 17 साल गुजर गए। मेरी उम्र भी अब काफी हो गई थी। लोगों के घरों में काम करके, उनके दिए हुए कपड़े पहनकर और उनका दिया हुआ खाना खाकर मेरी जिंदगी का इतना हिस्सा बीत चुका था। अब मैं सोचती थी कि थोड़ी सी जिंदगी और बची है। क्या पता मैं कब इस दुनिया से चली जाऊं? मेरे शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी। बुढ़ापे ने मुझे घेर लिया था। कहते हैं कि जिन लोगों का दिल खुशियों से भरा होता है उन पर बुढ़ापा देर से आता है, लेकिन जिनका दिल दुखों से भरा होता है उन पर उम्र से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी उम्र से पहले बुढ़ापा आ गया था। इसने मुझे बहुत कमजोर कर दिया था। मैं लाचार हो चुकी थी। फिर भी अपनी जिंदगी को जैसे तैसे गुजारने के लिए जो बन पड़ता
वह कर रही थी। एक दिन मुझे एक नए घर में काम मिला। वहां मुझे सिर्फ झाड़ू पोंछा और बर्तन करने के लिए बुलाया गया था। मैं उनके घर ज्यादातर शाम को ही जाती थी। इस घर की मालकिन बहुत अच्छी थी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा था। एक दिन मैं सफाई कर रही थी, तभी मालकिन ने कहा, पायल, मुझे लगता है कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूं। दवाई ले आना। मैंने कहा, मालकिन, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। दरअसल गम और सदमे ने मुझे कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा, अच्छा, ठीक है। मैं तुमसे कहना चाहती थी कि आज तुम जल्दी घर मत जाना। मेरे बड़े बेटे के दोस्त खाने पर आ रहे हैं। उसकी नई नई शादी हुई है, इसलिए उसने अपने दोस्त और उसकी पत्नी को खाने पर बुलाया है। खाना तो शेफ बना देगा, लेकिन बाकी कामों के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने मालकिन से कहा, मालकिन, मैं देर तक रुक जाऊंगी। मालकिन को मेरे हाथ का काम बहुत पसंद था। वह मेरी बहुत फिक्र भी करती थीं। मुझे लगा कि यहाँ काम करना ठीक रहेगा। मैं ज्यादातर अपने काम में लगी रहती थी। काम खत्म होने के बाद बाहर दरवाजे के पास एक कोने में बैठ जाती थी। इस घर में ज्यादा नौकर नहीं थे, सिर्फ कुछ ही नौकरानियां थीं। घर भी बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। मालकिन की तीनों बहुएं भी बहुत अच्छी थीं। वे अपने काम से काम रखती थीं, लेकिन जब कभी मुझसे उनका सामना होता तो वे मुझे थोड़े बहुत पैसे दे देती थीं। उस दिन मैं मालकिन के यहाँ रात तक रुक गई थी। शेफ ने खाना बना दिया था। घर की साफ सफाई भी अच्छे से हो गई थी, लेकिन मेहमान अभी तक नहीं आए थे। रात के 9 बज चुके थे। मैंने मालकिन से कहा, मालकिन, क्या हुआ? मेहमान अभी तक नहीं आए। मुझे घर भी जाना है। मालकिन ने कहा, रुको, मैं अपने बेटे से पूछकर बताती हूं। जब उन्होंने अपने बेटे से बात की तो वह अफसोस के साथ बोली, माफ करना पायल, आज मेहमान नहीं आ रहे। तुम चाहो तो अभी घर जा सकती हो। दरअसल उनके यहाँ कोई इमरजेंसी आ गई है। वे शायद कल या परसों आएंगे। मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें कल या परसों रोक लूंगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है मालकिन, तो मैं अपने घर चलती हूँ। वहां का सारा काम निपटाकर मैं अपने घर के लिए निकल गई। अगले दिन जब मैं फिर से मालकिन के यहाँ काम पर गई तो मैंने पूछा, मालकिन, आज आपके मेहमान आएंगे या नहीं? उन्होंने कहा, हाँ, आज जरूर आएंगे। नितिन ने उनसे फोन पर बात कर ली है। दरअसल अचानक उसके दोस्त की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें हमारा प्लान कैंसिल करना पड़ा। उनकी बात सुनकर मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने काम में लग गई। अचानक मालकिन ने काम करते हुए पूछा, कल रात तुम्हें यहाँ देर हो गई थी। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे ना? उनकी बात पर मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, मालकिन, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। मुझे कल देर जरूर हो गई थी। सारा दिन काम करके मैं थक जाती हूँ, इसलिए रात को जल्दी घर जाकर आराम करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी से थक चुकी हूँ, इसीलिए आराम करने का वक्त ढूंढती रहती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो तुम्हारा पति? मैंने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा पति कई साल पहले मुझे छोड़कर चले गए। ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी दी थी, जिसे देखकर मैं जीती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन एक दिन उसे भी मुझसे छीन लिया गया। मेरी यह बात सुनते ही मालकिन के मुंह से अचानक निकल पड़ा, क्या? तुम्हारी बेटी भी इस दुनिया में नहीं है? मैंने फौरन उनकी तरफ देखा। वे शर्मिंदा हो गईं और बोलीं, अरे, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि तुम्हारी बेटी कहाँ गई? मैंने कहा, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। इस दुनिया में है भी या नहीं, या फिर ऊपर वाले के पास चली गई। उन्होंने कहा, क्या मतलब? मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बताया, एक दिन वह स्कूल गई थी। छुट्टी के वक्त जब मैं उसे लेने गई तो उसका कुछ पता नहीं चला। इस बात को करीब 17 साल हो गए। आज तक मुझे अपनी बेटी नहीं मिली। उसी की याद में मैं ऐसी हो गई हूं। इतना कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मालकिन ने मुझे सांत्वना दी और कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं हुआ होगा। ऊपर वाला तुम्हें अपनी बेटी से जरूर मिलवाएगा। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, लेकिन मालकिन, अगर वह इस दुनिया में नहीं है तो मैं अपनी बेटी से कैसे मिलूंगी? उन्होंने कहा, तुम हमेशा ऊपर वाले से अपनी बेटी की सलामती की प्रार्थना करती हो ना? मैंने कहा, जी, मैं हर दिन अपनी बेटी के लिए दुआ करती हूँ कि वह जहां भी हो खुश रहे, सलामत रहे। उन्होंने कहा, तो फिर तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक और सलामत होगी,
क्योंकि जब माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है तो ऊपर वाला उसे कभी खाली नहीं जाने देता। वह उसके बच्चों की हमेशा रक्षा करता है। तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी बेटी इस दुनिया में है तो वह जरूर तुम्हें मिलेगी। मालकिन ने मुझे तसल्ली दी। मालकिन ने जो भी कहा वह सिर्फ उन्होंने ही नहीं, न जाने कितने लोगों ने मुझसे कहा था। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। मेरा दिल कहता था कि पता नहीं वह कौन सा दिन आएगा जब मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने होगी और मैं उसे अपने सीने से लगा लूंगी। उस दिन मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि बहुत समय बाद मैंने किसी से अपनी बेटी के साथ हुए हादसे की बात की थी। शाम का वक्त हुआ तो मालकिन ने कहा, मेहमान आने वाले हैं, सारा इंतजाम अच्छे से करना। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, मालकिन, मैं साफ सफाई का पूरा ख्याल रखूंगी, सब कुछ ठीक रहेगा। रात के लगभग 9 बजे मालकिन के घर एक नया शादीशुदा जोड़ा खाने पर आया। लड़की बहुत सुंदर थी और लड़का भी अच्छा लग रहा था। वे पहले काफी देर तक बातचीत करते रहे। उनका चाय नाश्ता हुआ। फिर रात 10:30 बजे के आसपास सबने डिनर किया। जब वे खाना खा चुके तो मैं और मेरे साथ की दूसरी नौकरानी खाने की मेज से बर्तन उठाने गई। तभी मेरी नज़र उस नई नवेली दुल्हन की कलाई पर पड़ी जो मेहमान बनकर आई थी। उसकी कलाई देखकर मैं दंग रह गई। एक पल के लिए मैं वहीं जम सी गई। मैंने गौर से उसकी कलाई को देखा, फिर अपनी कलाई पर नजर डाली। उसकी कलाई पर वही तिल था जो मेरी कलाई पर है, और मेरी बेटी की कलाई पर भी था। कहीं यह मेरी बेटी रिंकी तो नहीं? यह ख्याल आते ही मेरे दिमाग में हलचल मच गई। मेरा शरीर कांपने लगा। इसी सोच में खोई हुई मेरे हाथ से कांच के बर्तन छूट गए और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। बर्तन टूटने की तेज आवाज हुई और वे चूर चूर हो गए। वहां मौजूद सभी लोग एक झटके से मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन मैं अपने होश में नहीं थी। मैं फौरन उस लड़की की ओर दौड़ी। उसने आधी बाजू का ब्लाउज पहना था जिसमें उसकी कलाई साफ दिख रही थी। मैंने झट से उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, रिंकी, मेरी बेटी, तुम कहाँ थी? मैंने उसके चेहरे पर हाथ रखा तो वह पीछे हट गई। उसके पति ने उसे थाम लिया और बोला, यह क्या हो रहा है? इतने में मालकिन भी बोल पड़ी, पायल, तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, मालकिन, यह मेरी बेटी है। रिंकी, देखिए, यह मेरी बेटी है। रिंकी, बेटा, तुम कितनी सुंदर हो गई हो। तुम मेरी बेटी हो, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? वह मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। वह घबरा रही थी और मुझसे दूर होने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, बेटा, मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारी सगी माँ, जिसने तुम्हें जन्म दिया। तभी मालकिन का बेटा नितिन बोला, मम्मी, यह औरत क्या कर रही है? देखिए, भाभी भी घबरा रही है। उसने कहा, भाभी, चलिए, हम लोग दूसरे कमरे में बैठते हैं। लगता है यह तो सठिया गई है। मैं फिर से जल्दी से उसके पास गई और बोली, नहीं बेटा, मेरी बात पर यकीन करो, मैं तुम्हारी माँ हूं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो देखो, तुम्हारी कलाई पर जो तिल है वैसा ही तिल मेरी कलाई पर भी है। देखो, मेरी बेटी 4 साल की थी जब वह स्कूल से कहीं खो गई थी। बेटा, तुम ही वो हो। जब तुम यहां आई तो तुम्हें देखते ही मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। मुझे लगा था कि तुमसे मेरा कोई पुराना रिश्ता है, और अब तुम्हारे हाथ का यह तिल देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम मेरी वही खोई हुई बेटी हो जो 17 साल पहले गायब हो गई थी। वह अभी तक चुप थी, लेकिन अब उसने नजर उठाकर मुझे देखा और बोली, व्हाट नॉनसेंस। इतना कहकर वह अपने पति के साथ आगे बढ़ गई। मैं उसे नम आंखों से देखती रह गई। मालकिन ने मुझे बाजू से पकड़कर झटका दिया और कहा, पायल, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेहमानों से इस तरह बात करने की? वहां मालकिन की बहू भी खड़ी थी। उसने कहा, मम्मी जी, देखिए तो, बेचारी रितिका की हालत कितनी खराब हो गई है। वह भी हमारे बारे में सोच रही होगी कि हमने कैसे कैसे नौकर रखे हैं। मालकिन के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। उनकी बहू भी नाराज थी। मालकिन बोली, आइंदा हमारे मेहमानों के साथ ऐसी बदतमीजी मत करना। मैंने कहा, मालकिन, मैं सच कह रही हूं, यह मेरी बेटी है। मैं अभी मालकिन से बात कर ही रही थी कि वह लड़की फिर से वहां आ गई। उसने मालकिन की ओर देखकर कहा, आंटी, हम लोग चलते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
मालकिन का बेटा नितिन बोला, माँ, आपकी नौकरानी की इस हरकत की वजह से भाभी को तबीयत ठीक नहीं लग रही। आकाश और भाभी यहां से जा रहे हैं। इस नौकरानी ने सारा मूड खराब कर दिया। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, बेटा, तुम्हें मेरी ममता पर भरोसा नहीं है। हाँ, तुम्हें भरोसा होगा भी कैसे? तुम तो 4 साल की थीं जब तुम मुझे जानती थीं। लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं। एक माँ अपनी औलाद को कभी पहचानने में गलती नहीं करती और न ही उसे भूल सकती है। वह लड़की बोली, आपके पास क्या सबूत है कि मैं आपकी बेटी हूं? मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूं। उन्होंने मुझे बचपन से पाला है और अपनी हाथों से मेरी शादी आकाश के साथ की है। तभी उसका पति आकाश बोला, था हूं। जब आप इतने यकीन से कह रही हैं कि कृतिका आपकी बेटी है तो कोई सबूत दिखाइए ताकि हमें भी भरोसा हो सके। मैंने कहा, मेरे पास मेरी ममता के सिवा कोई दूसरा सबूत नहीं है। हाँ, एक सबूत यह है कि इसकी कलाई पर जो तिल है वह बिल्कुल वैसा ही है जो मेरी बेटी की कलाई पर था और मेरी कलाई पर भी है। इस पर उसका पति हंसने लगा और बोला, तिल तो इंसान के शरीर पर कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि उनका आपस में कोई कनेक्शन है। मैं रोते हुए बोली, लेकिन तुम्हारी पत्नी का मुझसे बहुत गहरा रिश्ता है। मैंने उसे जन्म दिया है। मैं अपनी बेटी को पहचान गई हूं। यही मेरी रिंकी है जो आज तुम्हारी पत्नी है। मैंने कहा, अच्छा, तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है। मैं धीरे धीरे रितिका के पास गई और बोली, तुम मुझे अपने जन्म के समय से लेकर 4 साल की उम्र तक की कोई फोटो लाकर दिखाओ, तब मैं मान लूंगी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम्हारे पास जन्म की कोई तस्वीर तो होगी जो तुम्हारे माता पिता के पास होगी। वह मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गई। मालकिन का बेटा नितिन बोला, हाँ हाँ भाभी, आपके पास बचपन की फोटो होगी ना, वो लाकर इन्हें दिखा देना ताकि इनका वहम खत्म हो जाए। मैंने बड़े गर्व से कहा, तुम्हारे पास जन्म के समय की एक भी फोटो नहीं होगी बेटा, क्योंकि वो तस्वीरें, वो यादें, वो पल तुमने मेरे साथ बिताए थे और अपने पिता के साथ। वो फोटो मेरे पास हैं। जब तुम 3 साल की थीं, तब की तस्वीर भी मेरे पास है। उसने कहा, अच्छा, ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करूंगी और आपको अपने जन्म की फोटो लाकर दिखाऊंगी जो मेरे माता पिता के पास होगी। मैंने कहा, हाँ बेटा, ठीक है, तुम लाकर दिखा देना, मगर याद रखना तुम मेरी ही बेटी हो। उस दिन वह वहां से चली गई। मालकिन के घर में मैं काम कर रही थी, लेकिन कोई मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूं और मैंने उनके मेहमानों की बेइज्जती की है। 2-3 दिन तक रितिका की तरफ से कोई खबर नहीं आई। फिर मैं उसका पता पूछते हुए उसकी ससुराल चली गई। मैं नितिन साहब के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, एक बार यह साफ हो जाए कि रितिका मेरी बेटी नहीं है तो मैं खुद यहां से काम छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आपको मेरी शक्ल दोबारा नहीं दिखेगी। मालकिन को मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने कहा, बेटा, एक बार इसे रितिका से मिलवा दो। मैं नितिन साहब के साथ रितिका की ससुराल गई। वह जो बाकी लोगों के लिए रितिका थी, मेरे लिए मेरी रिंकी थी। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि वह अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी रही थी। उसका घर बहुत बड़ा था। नितिन साहब ने अपने दोस्त से इस बारे में बात की और रितिका को बुलाया। मैंने कहा, बेटा, तुमने मुझे अपने माता पिता के साथ अपनी बचपन की तस्वीरें नहीं दिखाईं। मेरी बात सुनकर वह घबरा गई और बोली, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अपने मम्मी पापा को बुला लेती हूं। थोड़ी देर इंतजार के बाद उसके माता पिता वहां आ गए। मैं एक तरफ खड़ी थी। मेरी आंखों में आंसू थे, दिमाग में तकलीफ थी और दिल में यकीन था कि रितिका ही मेरी रिंकी है। जब वे आए तो उन्हें पूरी बात बताई गई। रितिका की मां बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? ये किस तरह का इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है? तुम्हारा मतलब है कि रितिका तुम्हारी बेटी है? ऐसा नहीं हो सकता। रितिका मेरी बेटी है, उसकी मां ने कहा। मैंने जवाब दिया, मालकिन, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? अपने दिल पर हाथ रखकर और अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि क्या सच में आपने इसे जन्म दिया है? फिर मैंने उसके पिता की तरफ देखकर कहा, क्या आप भी इस बात की कसम खा सकते हैं कि यह आपका खून है? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, आपके पैर पकड़कर विनती करती हूं। जो भी सच है, कृपया बता दीजिए। मेरी बातें सुनकर उसके माता पिता शर्मिंदा हो गए। रितिका भी बोली, मम्मी पापा,
आप मेरे जन्म के समय का वह फोटो लेकर आए ना जो आप दोनों के साथ है। दिखाइए इन्हें, अभी और इसी वक्त। रितिका के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा, बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। फिर अपनी बेटी की तरफ देखकर बोले, बेटा, मेरे पास तुम्हारे बचपन का कोई फोटो नहीं है, क्योंकि यह जो कुछ कह रही है वह सब सच है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैंने कहा, इसका मतलब सच में रितिका मेरी बेटी है? उन्होंने कहा, हाँ, वह शायद आपकी ही बेटी है। फिर वे बताने लगे, दरअसल 17 साल पहले रितिका मुझे कंधे पर बैग और गले में आईडी कार्ड पहने हुए स्कूल के सामने वाली सड़क पर मिली थी। शायद वह स्कूल के बच्चों के साथ बाहर निकल आई थी और किसी ने उसे नहीं देखा। वह मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी, लेकिन अचानक बच गई। मैंने उसे संभाला और पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? शायद उसे स्कूल के बाहर खिलौनों का ठेला दिख गया था। वह खिलौने खरीदना चाहती थी। मैंने उसे खिलौने दिलवाए। हम दोनों पति पत्नी के पास कोई संतान नहीं थी। ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया था, बस औलाद नहीं थी। आपकी बेटी मासूम थी, उसे कुछ नहीं पता था। उसे खिलौने दिलवाए तो वह बहुत खुश हो गई। मैंने आसपास देखा, कोई नहीं दिखा। आपकी बेटी भी कुछ नहीं बता पा रही थी। उसने सिर्फ अपना नाम बताया कि उसका नाम रिंकी है। इसके अलावा उसे कुछ याद नहीं था। मैंने सोचा, यह बच्ची गुम हो गई है। मैंने अपनी पत्नी को, जो गाड़ी में बैठी थी, यह बात बताई। उसने कहा, देखिए, मैं आज तक औलाद के लिए तरस रही हूं। यह बच्ची हमारे लिए ऊपर वाले की देन है। मैंने अपनी पत्नी को डांटा और कहा, तुम इस बच्ची पर अपनी नीयत खराब कर रही हो। यह किसी की औलाद है। हमें उसकी गोद उजाड़कर अपनी गोद रोशन नहीं करनी चाहिए। मैं इसके माता पिता को ढूंढूंगा। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे रोक दिया और कहा, अगर हम इसे अपनी बेटी बनाकर इसकी परवरिश करें तो क्या बुरा है? हम भी तो इसे बहुत प्यार देंगे। मैंने कहा, अगर इसके असली माता पिता इसे ढूंढते हुए मेरे पास आ गए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मेरी पत्नी बोली, आप फिक्र मत करो। अगर इसके माता पिता आए तो हम कोई बहाना बना देंगे। मुझे लगता है कि इसके माता पिता हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम इसे लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। वे अपनी बेटी को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। जब मेरी पत्नी ने यह बात मेरे दिमाग में डाली तो मैंने भी सोचा कि हम दोनों न जाने कब से संतान के लिए तरस रहे हैं। अगर इसे अपनी औलाद बना लें तो शायद हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। मैंने उसी वक्त इस बच्ची को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और कुछ सालों के लिए इसे अमेरिका ले गया। रिंकी अपनी माँ को याद करके रोती थी। माँ माँ कहती थी। मेरी पत्नी ने उसे संभाला, उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हमें उससे मोहब्बत हो गई। वह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई। हमने उसका नाम रिंकी से बदलकर रितिका रख दिया। जब उसकी उम्र 18 साल हुई तो हम उसे यहाँ वापस ले आए। हमने सोचा कि अब वह जवान हो गई है, कोई उसे पहचान नहीं सकेगा और इसके असली माता पिता को भी कभी पता नहीं चलेगा कि उनकी बेटी कौन है। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, आपने अपनी बेटी को पहचान लिया। आपकी बेटी अब 20 साल की हो चुकी है। हमने उसकी शादी भी कर दी। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैंने और मेरी पत्नी ने आपकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं किया। रितिका को हमने सारी जिंदगी बहुत प्यार दिया, बहुत नाजों से पाला। उनकी पूरी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। रिंकी भी वहां खड़े खड़े फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपनी बेटी की परवरिश कैसे की थी और उसके गायब होने के बाद मैं कितनी परेशान रही। वे मेरी कहानी सुनकर हैरान रह गए। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वे दोनों पति पत्नी मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। यह सब सच में कुदरत का करिश्मा था। शायद ऊपर वाले ने उसकी जिंदगी में इन लोगों का प्यार लिखा था। मेरी बेटी अगर मेरे पास होती तो शायद आज इतनी कामयाब इंसान की पत्नी न होती और न ही इतनी पढ़ी लिखी होती। जब मेरी बेटी के सामने सारी बात खुल गई तो वह मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वहां मौजूद सभी लोग हैरान खड़े थे। सब मुझसे अपने गलत व्यवहार की माफी मांग रहे थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मुझे बस इस बात की खुशी थी कि मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। मैं कभी अपनी बेटी को गले लगाती, कभी उसका माथा चूमती, तो कभी उसके शरीर को छू छू कर देखती। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे सामने मेरी बेटी खड़ी है। सबके सामने सच सामने आया
तो सभी को यकीन हो गया कि एक माँ की प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। ऊपर वाला कभी कभी हमारे साथ ऐसे करिश्मे करता है जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। मेरी बेटी और उसके पति ने कहा, अब आप हमारे साथ रहेंगी, हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। मेरी बेटी बोली, माँ, बचपन में मैं आपसे जुदा हो गई थी, लेकिन अब आपसे अलग नहीं होना चाहती। आप मेरे घर में मेरे साथ रहेंगी। आपका कोई सहारा नहीं है, मैं आपको सहारा दूंगी। एक वक्त था जब आपने मेरे लिए सब कुछ किया। अब जो समय बीत चुका है, वह सारा वक्त मैं आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। मैंने उन दोनों पति पत्नी को भी माफ कर दिया जो मेरी बेटी को अपने साथ ले गए थे। मेरी बेटी ने कहा, मैं अपने माता पिता को भी कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उन्होंने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, और आपको भी नहीं भूल सकती। इस तरह उसकी दो मानें हो गईं। मेरे दामाद के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वह अकेला अपने घर में रहता था। उसने मुझे अपने घर में जगह दे दी। आज मैं अपनी बेटी के साथ उसके घर में रहती हूँ। मेरी बेटी और मेरा दामाद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब मुझे अपनी बेटी के साथ साथ दामाद के रूप में ऊपर वाले ने एक बेटा भी दे दिया जो मेरी माँ की तरह फिक्र करता है। आज मैं ऊपर वाले के फैसलों से बहुत खुश हूँ। वह जब चाहे इंसान की झोली भर सकता है और जब चाहे खाली कर सकता है। मैं बहुत खुश हूँ। ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी से जितने रंग छीन लिए थे, वे सारे रंग मेरी बेटी और दामाद के आने से फिर से मेरी जिंदगी में भर गए। मेरी जिंदगी फिर से रंगीन हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।